चलिए अब आप लोग फटाफट जुड़ जाएंगे। जैसे आज का सेशन जो है, आज रहेगा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास। और आज थोड़ा कुछ परेशानी की वजह से जो है पिछला शेड्यूल से लाइव नहीं चल सका, तो इसलिए जो है सर हम लोग दूसरा लाइव सेशन स्टार्ट किए हैं। फटाफट जुड़ जाइए। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बाकी जो जुड़े हुए हैं, अगर कोई फ्रेंड है तो उसके पास आप शेयर कर दीजिए, सब जुड़ जाए। चलिए दिलखुश कुमार जुड़ चुके हैं और आंसर भी दे चुके हैं। आगे और जो भी है उसके पास ट्रांसफ़र कीजिए। मिथिलेश कुमार गुड नाइट सर। गुड नाइट नहीं, अभी गुड इवनिंग कहिए। चलिए और कोई है उसके पास शेयर कीजिए, सब जुड़ जाएगा। ठीक है, वो अब हो सकता है वो पिछले वाले शेड्यूल पर लाइव होंगे, उनको बोलिए इस पे आएंगे। सर्वर चेंज हुआ है। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ? तो देखिए सबको ये पता होगा कि 7 बजे से लाइव आते हैं। आज जो है थोड़ा हम पहले कर दिए हैं 6:30 बजे से, तो इसलिए जिसके जानकारी नहीं है जानकारी दे दीजिए और सबको बोलिए कि लाइव आ जाए। देखिए नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ था? नेपोलियन संहिता की बात करें तो नेपोलियन जब से राजा बना और अपनी कानून जो है चलाने लगा, तब से हम लोग नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो नेपोलियन जो है राजा कब बना है? 1803 में, और अपनी संहिता जो लागू किया है वह लागू किया है 1804 में। तो 1804 को हम लोग नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, कमेंट करके बताइएगा क्या आप लोगों को आवाज़ ठीक जा रहा है, पिक्चर ठीक जा रहा आज? कल से बेहतर है पिक्चर? अगर कल से बेहतर पिक्चर और आवाज़ है तो आप लोग हाँ लिखिए या यस लिखिए, तो इसमें कुछ सुधार किया जाएगा। आज चूँकि कल जो है थोड़ा वर्टिकल में आ गया था, इस वजह से आज इसका सुधार किए हैं। बताइएगा आप लोग। अमित कुमार यस सर। दिलखुश कुमार यस सर। ठीक है, तो आज यदि पिक्चर अच्छा जा रहा है तो आज सेशन में सबको जवाब देना है। ठीक है, और कोई जो नहीं जुड़े हैं तो उनको जोड़िए, शेयर कर दीजिए कि ताकि सब जुड़ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जर्मनी में कपड़ा मापने की इकाई क्या थी? जर्मनी में कपड़ा मापने की इकाई क्या थी? बताइएगा, आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए आप लोग फटाफट। जर्मनी में कपड़ा मापने की इकाई क्या थी? ऑप्शन ए है मार्क, राइख स्टैग, एले और मीटर। बताइए इनमें से चारों कौन सा ऑप्शन होगा? तो जर्मनी में कपड़ा मापने की इकाई क्या थी? तो जर्मनी में कपड़ा मापने की इकाई थी एले। जर्मनी में कपड़ा मापने की इकाई क्या थी? एले। चूंकि जर्मनी में क्या हुआ था कि व्यापारी अपनी एक संस्था बनाई थी 1834 ईस्वी में, जालबेरिन। और हर जगह जर्मनी में हर एक राज्य में क्या होता था कि हर जगह की माप की इकाई अलग अलग थी, और कहीं पर भी जाता था एक राज्य से दूसरे राज्य तो वहाँ पे टैक्स लगता था। इस वजह से क्या किया कि वहाँ के व्यापारी एक संस्था बनाई जालबेरिन, और जालबेरिन के तहत उन्होंने क्या किया कि सभी जगह पे एक माप की इकाई रखा जिसको एले कहा जाता है। ठीक है, तो जर्मनी में कपड़ा मापने की इकाई क्या थी? एले थी।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1813 में लिपजिंग के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट के हार के बाद किस द्वीप पर भेज दिया गया। यहां द्वीप कटा हुआ है, किस द्वीप पर भेज दिया गया। तो यहां पे द्वीप होगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि 1813 में लिपजिंग के युद्ध में, देखिए सबसे पहला तो एक क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए कि लिपजिंग का युद्ध कब हुआ था। तो 1813 में हुआ था, उसमें नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई थी। अब ये भी क्वेश्चन बन गया कि लिपजिंग के युद्ध में किसकी हार हुई थी, तो नेपोलियन बोनापार्ट की। तो देखिए नेपोलियन बोनापार्ट जब हार गया था तो उनको जो राजा सब जो लड़ रहे थे, ये तो नेपोलियन बोनापार्ट तो गणतंत्र का समर्थक था, और राजा सब जो था, जो राजतंत्र का समर्थक था, वो सब इनको हरा चुका था। तो हरा दिया था, तो इस वजह से नेपोलियन बोनापार्ट को वो सब क्या किए थे कि एक द्वीप पर भेज दिए, कि जिससे कि वह फिर से वापस नहीं आ सके। तो बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन होगा, एल्बा द्वीप होगा, या सेंट हेलेना होगा, या कॉर्सिका होगा, या सिसिली होगा। बताइए किस द्वीप पर भेज दिया गया था। इसका राइट आंसर होगा एल्बा द्वीप। तो आप लोग जो कमेंट में आंसर करते कीजिए कि नंबर दीजिए, क्वेश्चन नंबर, और फिर उसका आंसर लिखिए, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, एल्बा द्वीप पर भेज दिया गया था। लिपजिंग युद्ध कब हुआ था, 1813 ईस्वी में। और लिपजिंग युद्ध में किसकी हार हुई थी, नेपोलियन बोनापार्ट की। और नेपोलियन बोनापार्ट हारा था, तो इसको किस द्वीप पर भेज दिया गया था, तो एल्बा द्वीप पर भेज दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आप लोग मार्क कीजिए कि यहां से क्वेश्चन एक ठो मिल गया कि 1815 में कौन सा युद्ध हुआ था। तो 1815 में हुआ था वाटरलू का युद्ध। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बताइए वाटरलू का युद्ध कब हुआ था। तो वाटरलू का युद्ध हुआ था 1815 में। एक ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद है जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई। देखिए 1813 में लिपजिंग का युद्ध हुआ था, और 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था। और वाटरलू के युद्ध में भी नेपोलियन बोनापार्ट की ही हार हुई, और उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया। पहले तो याद कीजिए कि जब लिपजिंग का युद्ध हुआ था और नेपोलियन बोनापार्ट हारा था, तो उसे क्या किया, एल्बा द्वीप पर भेज दिया। अब क्या हुआ कि 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ और नेपोलियन बोनापार्ट हार गया। अब उसे किस द्वीप पर भेजा गया है, सेंट हेलेना द्वीप पर। तो सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया, जहां उसकी मृत्यु भी हो गई। बताइए वाटरलू किस देश में है, बताइएगा वाटरलू किस देश में है। रोहित कुमार रूस में है, अमित कुमार 4 का डी फ्रांस में, राकेश कुमार डी, रोहित कुमार फ्रांस, पिंकेश यानी अखिलेश कुमार 4 का बी। चलिए हम लोग क्या करते हैं, दिलखुश कुमार का ऑप्शन 4 का ए। हाँ ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा कि वाटरलू जो है, ये वाटरलू किस देश में पड़ता है, तो वाटरलू पड़ता है बेल्जियम में। वाटरलू कहाँ पड़ता है, बेल्जियम में। ये जब, सॉरी थोड़ा नेट कट रहा है और बफरिंग हो रहा है, तो इसमें परेशान मत होइएगा, क्योंकि ये सब अब इंटरनेट की प्रॉब्लम होती है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप लोग एकदम लाइव में जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो देखिए, तो इसमें वाटरलू के युद्ध के बाद नेपोलियन बोनापार्ट को क्या किया, सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया, और वहां उसकी मृत्यु हो गया। तो बताइए कि नेपोलियन बोनापार्ट के युग का अंत कब माना जाएगा, 1815 ईस्वी में। और ये जो वाटरलू कहाँ है, तो बेल्जियम में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। चलिए फटाफट सब जुड़ जाइए, और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, सर्वप्रथम राष्ट्रवाद का उदय कहां हुआ। सबका आंसर आना चाहिए कि सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय कहां हुआ, सबका आंसर आना चाहिए। चलिए फटाफट आप लोग आंसर कीजिएगा कि सर्वप्रथम राष्ट्रवाद का उदय कहां हुआ।
ऑप्शन ए है दक्षिण अमेरिका, बी है यूरोप, सी है उत्तरी अमेरिका और डी है अफ्रीका। चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा कि सर्वप्रथम राष्ट्रवाद का उदय कहां हुआ था। बी बी बी, सबका बी आ रहा है। एकदम आप लोग सटीक आंसर दे रहे हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था वह कहां हुआ था? यूरोप से हुआ था। राष्ट्रवाद का उदय कहां से हुआ था? यूरोप से। अब ये पूछेगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कहां से हुआ, तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ है फ्रांस से। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कहां से हुआ है? फ्रांस से हुआ है। चूंकि एक राजा था ऑस्ट्रिया का मेटरनिक, वो कहते थे कि फ्रांस को जब सर्दी लगती है तो पूरा यूरोप छींकता है। ठीक है, तो इसीलिए राष्ट्रवाद का जो उदय है वो कहां से माना जाता है? फ्रांस से। और फ्रांस कहां है? यूरोप में। ठीक है, तो इसका सटीक आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, वियना सम्मेलन से किसके युग का अंत हो गया? सबसे पहले तो बताइएगा आप लोग कि वियना सम्मेलन हुआ कब था। तो वियना सम्मेलन हुआ था, फटाफट आंसर दीजिए, वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन 1815 को हुआ था, जब नेपोलियन युग का अंत हुआ। तब 1815 में वियना सम्मेलन हुआ। और एक जो मानिए कि हम लोग मान लेते हैं मुख्य राजा के रूप में जो निकलकर सामने आया था वो आया था मेटरनिक। ठीक है, तो कहता वियना सम्मेलन में किसके युग का अंत हो गया? ठीक है, आंसर दीजिए। अमित कुमार, 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था और आंसर दे रहे हैं डी। सबका डी आ रहा है। ठीक है, देखिए वियना सम्मेलन में किसके युग का अंत होता है? तो आपको पता है कि नेपोलियन बोनापार्ट को जब 1815 में वाटरलू युद्ध में हरा देता है तो उसे भेज देता है सेंट हेलेना द्वीप पर और वहां उसकी मृत्यु हो जाता है। तो इसका मतलब है कि नेपोलियन बोनापार्ट के युग का अंत होता है। और किसके युग की शुरुआत होती है? मेटरनिक युग की। तो लेकिन यहां पूछा है किसके युग का अंत होता है, तो नेपोलियन बोनापार्ट के युग का अंत होता है। अब देखिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइए, नेपोलियन तृतीय भी लिखा हुआ है। नेपोलियन तृतीय का जो कार्यकाल है वह इटली और जर्मनी के एकीकरण के अप्रोक्स है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग नेपोलियन तृतीय वो अलग है और नेपोलियन बोनापार्ट अलग है। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट 1804 से 1815 तक शासक रहा है और नेपोलियन तृतीय इटली और जर्मनी के एकीकरण के समय में रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आप लोगों को अच्छी से समझ आना चाहिए। ठीक है, अगर कहिएगा तो और फुल डिस्क्राइब करके बताया जाएगा आप लोगों का। क्या है? अमित कुमार, रूस का सड़क। हाँ ठीक है, अगला देखिए, मेटरनिक कौन थे? मेटरनिक कौन थे बताइएगा आप लोग। ये तो एकदम हाईलाइटेड क्वेश्चन है। मेटरनिक कौन थे? सबका आंसर आना चाहिए। मेटरनिक कौन थे? चलिए, किसी का आंसर आ रहा है सी और 6 का डी। 6 तो खत्म हो गया बाबू, अब 7 का आंसर देना है। 7 का ए, ऑस्ट्रिया का चांसलर। रोशन कुमार बी, रूस का सम्राट। अखिलेश कुमार ए, ऑस्ट्रिया का चांसलर। देखिए मेटरनिक जो था ना, वो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि जब नेपोलियन बोनापार्ट का अंत हुआ था तो मेटरनिक ही था ऑस्ट्रिया का चांसलर, जिन्होंने 1815 में वियना सम्मेलन बुलाया था और आस पड़ोस के जितने भी देश थे सब पर कब्जा करके रखे हुए थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए कहता है जब फ्रांस को सर्दी लगती है तो पूरा यूरोप छींकता है, यह कथन किसका है? बताइएगा। जब फ्रांस को सर्दी लगती है तो पूरा यूरोप छींकता है, यह कथन किसका है? 8 का आंसर दीजिए आप लोग फटाफट। 8 का आंसर दीजिए।
जब फ्रांस को सर्दी लगती है तो पूरा यूरोप छींकता है, यह कथन किसका है? पहला है नेपोलियन बोनापार्ट का, नेपोलियन तृतीय का, सी जार निकोलस का, डी मेटरनिक का। बताइएगा। ये आपको चूंकि पहले ही क्वेश्चन में आपको बताए हुए हैं, ठीक है। किसका कथन है कि जब फ्रांस को सर्दी लगती है तो पूरा यूरोप छींकता है? आंसर देने में आप लोग बहुत देर कर देते हैं, थोड़ा जल्दी आंसर दे दिया कीजिए ताकि जो है हम आगे बढ़ जाया करेंगे। अखिलेश कुमार का आंसर आ गया, अमित कुमार का आंसर आ गया है, ठीक है। डी डी सबका डी है, ठीक है। तो जब फ्रांस में सर्दी लगती है तो पूरा यूरोप छींकता है, यह किसने कहा था? तो मेटरनिक ने कहा था, ठीक है। क्योंकि फ्रांस में जब राष्ट्रवाद की उदय होता था तो पूरा यूरोप या पूरा देश जो है ना आंदोलित हो उठते थे, ठीक है। तो सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय भी फ्रांस में ही हुआ, इसीलिए कहा जाता है, इसलिए मेटरनिक बोला कि जब फ्रांस में सर्दी लगती है तो पूरा यूरोप छींकता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस में पुनः किस वंश की स्थापना हुआ? वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस में पुनः किस वंश की स्थापना हुआ? चलिए आप लोग फटाफट आंसर दे दीजिएगा। नाइन नंबर का ऑप्शन ए, ठीक है। देखिए वियना सम्मेलन जो हुआ था तो इसमें नेपोलियन बोनापार्ट का अंत हुआ था। तो इससे पहले आपको पता है कि फ्रांस में जो है बुर्बो वंश की शासन चलते आ रहा था और लुई 16वां 1789 ईस्वी में शासक थे। 1774 में बने थे और 1789 में उन्हें क्या किया था कि बर्खास्त कर दिया था। और इसके बाद क्या किया था कि वहां पे फ्रांस में जो है संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुआ। इसके बाद जो है इसको क्या किया था कि फांसी दिला दिया था 1793 ईस्वी में नेपोलियन लुई 16वां को। इसके बाद जो है कोई राजा बना नहीं, जैसे लुई 17वां को बोला कि राजा बन जाइए तो नया नया घटना था, इस वजह से जो है वो राजा नहीं बना। लेकिन लुई 18वां जब वियना सम्मेलन हुआ तो पुनः लुई 18वां जो है वह राजा बना। कहाँ का? फ्रांस का। तो बुर्बो वंश की ही स्थापना पुनः हुआ। ये नहीं कि आप लोग आर्लियंस वंश मार दीजिएगा, ठीक है। इसमें बहुत कंफ्यूज होता है सब। एकदम सब आंसर्स एकदम सही दिए हैं। दिलखुश कुमार 9 का ए, इसके बाद मिथिलेश कुमार, रोहित कुमार, पिंकेश, अखिलेश कुमार, क्या रवीश कुमार, सबका जो है आंसर ए है। तो वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस में पुनः किस वंश की स्थापना हुआ था? बुर्बो वंश की। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए आप लोग इसका जो है ना स्टडी बहुत ही अच्छे से कीजिए ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत एग्जाम में ना आए। और ये गारंटी है कि आप जब मेरा टोटल सेशन देख लीजिएगा तो आपको कभी भी एग्जाम में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। सर नेट खत्म होने वाला है। अच्छा कोई बात नहीं, फास्ट खींच देते हैं। आंसर आप लोगों का नहीं आने की वजह से थोड़ा दिक्कत होता है। लुई 17वां के बाद नहीं, 17वां नहीं होगा, लुई 16वां होगा, ठीक है। लुई 16वां, चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं 16 बना देते हैं। लुई 16वां के बाद फ्रांस का राजा कौन बना? देखिए लुई 16वां के बाद फ्रांस का राजा कौन बना? तो ऑप्शन देख लेते हैं, पोलिग्नेक, चार्ल्स एक्स, लुई 19वां और निकोलस। बताइएगा इसमें आंसर कौन सा होगा? 10 नंबर का अमित कुमार, बी चार्ल्स एक्स, ये बबलू यादव, सी लुई 19वां, अखिलेश 10 का बी चार्ल्स एक्स। एक्चुअल में है क्या कि इसमें आंसर ही नहीं है। हम बताए थे कि पिछले 9 नंबर के क्वेश्चन में ही बताए थे कि लुई 16वां के बाद जो है लुई 17वां राजा नहीं बना, डायरेक्ट लुई 18वां राजा बना जो वियना सम्मेलन के बाद बना। तो बताइए इसमें लुई 19वां है तो लुई 19वां तो राजा बना नहीं, इसके बाद बना लुई 18वां, इसके बाद चार्ल्स एक्स बना है बुर्बो वंश का। तो बताइए लुई 16वां के बाद कौन बना है? लुई
18वां, जो ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है इसलिए आप लोग कंफ्यूज हुए। लुई 18वां हो जाएगा। ठीक है, ये लुई 18वां हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। लुई 18वां याद रखना, लुई 16वां के बाद जो राजा बना है फ्रांस में वह लुई 18वां बना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, फ्रांस में आर्लिहेंस वंश का राजा कौन बना? बताइएगा, फ्रांस में आर्लिहेंस का राजा कौन बना? तो देखिए, फ्रांस में जो आर्लिहेंस का राजा था वह कौन बना? लुई फिलिप। कौन बना है? लुई फिलिप। और लुई फिलिप बना है, वह अपना प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया? अब आप लोग बताइएगा, आर्लिहेंस वंश का राजा बना है फ्रांस में लुई फिलिप, तो लुई फिलिप जो है अपना प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया? तो लुई फिलिप अपने प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया था? गीजो को। किसको नियुक्त किया? गीजो को। इसलिए ध्यान में रखिएगा कि लुई फिलिप जो है आर्लिहेंस वंश का राजा बनता है और लुई फिलिप को प्रधानमंत्री बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी, लुई फिलिप हो जाएगा आर्लिहेंस वंश का राजा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जर्मनी में राइन राज संघ की स्थापना किसने किया? जर्मनी में राइन राज संघ की स्थापना किसने किया? तो ऑप्शन ए है बिस्मार्क, बी है विक्टर इमैनुअल, सी है काउंट काबूर और डी है नेपोलियन बोनापार्ट। बताइएगा आंसर इसका फटाफट। 12 नंबर का आंसर दीजिए। रोहित कुमार, गीजो। गीजो प्रधानमंत्री था बाबा। लुई फिलिप जो है आर्लिहेंस वंश का राजा था फ्रांस में। चलिए, जर्मनी में राइन राज संघ की स्थापना किसने किया? चलिए 12 नंबर का आंसर दीजिए। तो जर्मनी में राइन राज संघ की स्थापना कौन करता है? नेपोलियन बोनापार्ट। कौन करता है? नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, आप लोगों को आवाज सही से जा रहा है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, क्या इटली के एकीकरण का जनक किसे कहते हैं? अच्छा बताइए, इटली के एकीकरण का जनक किसे कहते हैं? सबको पता होना चाहिए इटली के एकीकरण का जनक। बताइए। हाँ, आवाज ठीक जा रहा है। इटली के एकीकरण का जनक किसे कहते हैं? बताइए, 13 नंबर का आंसर दीजिए फटाफट। तो इटली के एकीकरण का जनक हम लोग कहते हैं गैरीबाल्डी को। किसको कहते हैं? गैरीबाल्डी को। क्योंकि देखिए, आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सर इटली के एकीकरण का जनक जो है मेजनी को कहते हैं। ठीक है, सबका मतलब क्या, टीचर से लेकर स्टूडेंट तक का यही कंफ्यूजन है कि इटली का एकीकरण किसने करवाया है? मेजनी। जबकि आप किताब पूरा पढ़िएगा तो किताब पढ़ने में आपको एक ही चीज आएगा कि इटली का एकीकरण कौन किया है? तो नहीं, काउंट काबूर किया है। कौन किया है? काउंट काबूर किया है। ठीक है, तो इटली का एकीकरण कौन किया है? काउंट काबूर। चूंकि जब इटली में काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल जब प्रधानमंत्री बनाया तो काउंट काबूर ने क्या किया था? नेपोलियन तृतीय फ्रांस का जो राजा था उसके पास अपना 50,000 सैनिक भेजा था सहायता के लिए। और वहां जो है जब सहायता किया तो नेपोलियन तृतीय ने वादा किया था कि आपके देश को हम आजाद करवाएंगे। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि नेपोलियन तृतीय ने काउंट काबूर को सहायता किया और काउंट काबूर जो है मेटरनिख को हरा पाया। और इसके बाद क्या किया कि यह इटली का एकीकरण कर पाया। तो बताइए, इटली के एकीकरण का जनक किसे कहते हैं इस हिसाब से? तो काउंट काबूर को कहते हैं। चूंकि मेजनी जो था ना, ये तो आक्रमण करते थे, लेकिन क्या था कि ये अपना आक्रमण करके फिर से लौट आते थे। वहां पे वह रह के व्यवस्थित ढंग से इटली के एकीकरण के लिए प्रयास नहीं किया। लेकिन एक बात है कि यह शुरुआत किया था, इसीलिए मेजनी को अग्रदूत कहा जाता है। इटली के एकीकरण के अग्रदूत मेजनी को कहा जाता है। चलिए, आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि इटली के एकीकरण का जनक किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन, इटली के एकीकरण का जनक जो है काउंट काबूर को कहते हैं। अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण का जनक किसे कहते हैं? चलिए, इसका क्वेश्चन दीजिए। यानी जनक उसे कहते हैं जो एकीकरण करता है। ठीक है, जैसे कि मान चलिए भारत के एकीकरण के बाद तो पूछा जाए, तो भारत के एकीकरण की बात पूछा जाए तो भारत के एकीकरण किसने किया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, क्योंकि वही प्रयास किए कि पूरा देश का जितने राज्य था सबको एकत्रित कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार से जर्मनी का एकीकरण
का जनक किसे कहते? देखिए जर्मनी में क्या था कि जब जर्मनी का एकीकरण करना था तो उसमें जो है एक राज्य था परसा, जो बहुत बड़ा था, उसका राजा था विलियम प्रथम। विलियम प्रथम जो है वो अपना प्रधानमंत्री बिस्मार्क को चुना था, और बिस्मार्क को इसके एकीकरण के लिए मतलब जो है बिस्मार्क जो है एकीकरण का प्रयास किया था और एकीकरण कर भी दिया था। तो जर्मनी का एकीकरण का जनक हम इस हिसाब से किसे कहेंगे? तो बिस्मार्क को कहेंगे, ठीक है, क्योंकि बिस्मार्क ने ही जर्मनी के एकीकरण का प्रयास किया था। और परसा जो है जर्मनी का ही एक पूर्वी राज्य था, पूरब में एक बहुत बड़ा राज्य था। तो जो बड़ा होता है वही जो है एकीकरण में सहायता भी करता है, तो इसीलिए जर्मनी का एकीकरण परसा के नेतृत्व में बिस्मार्क ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? देखिए जर्मनी का जो एकीकरण है यह हुआ है 1870 ईस्वी में। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ है? 1870 ईस्वी में। जर्मनी का एकीकरण 1870 ईस्वी में हुआ है। और इसी टाइम में इटली का भी एकीकरण हुआ है, और इटली के एकीकरण 1870 में हुआ है। किस युद्ध के पश्चात? तो सेडान के युद्ध के पश्चात हुआ है। और किस संधि के पश्चात? तो फ्रैंकफर्ट की संधि के पश्चात, और फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, परसा जर्मनी के किस भाग में है? अगर हमारी बात आप अच्छे से सुने हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर तो फटाफट ले जाइएगा। बोलिए कि परसा जर्मनी के किस भाग में है? तो परसा देखिए, जब मैप देखिएगा ना तो परसा का जो मैप है वो मैप जो है इस शेप में है, बना के आपको दिखाते हैं। इस शेप में परसा का मैप है, ठीक है। और परसा के मैप में ये जो परसा नहीं, जर्मनी का मैप है, और जर्मनी के मैप में जो ये परसा है ये यहाँ है, बाकी यहाँ पे सेल्सविग, हॉलस्टीन वगैरह, राइनलैंड, फ्रैंकफर्ट वो सब है, ठीक है। तो परसा ये है, ठीक है। तो परसा बताइए, अब इस हिसाब से देखिए, तो मैप को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि परसा जर्मनी के किस भाग में है। तो परसा जो है वो जर्मनी के पूर्वी भाग में, मतलब राइट साइड को हम लोग पूरब कहते हैं, लेफ्ट साइड को पश्चिम कहते हैं, और ऊपर के साइड को हम लोग उत्तर कहते हैं, और दक्षिण के साइड नीचे के साइड को दक्षिण कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पूर्वी भाग में था, ठीक है। परसा जर्मनी के किस भाग में था? तो पूर्वी भाग में था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुआ था? तो आपको बताया है कि फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुआ तो इटली के एकीकरण के पश्चात हुआ, और इटली का जो एकीकरण है वह हुआ है सेडान के युद्ध के बाद। तो सेडान का युद्ध जो हुआ है वह इटली और नहीं, फ्रैंकफर्ट की संधि जो है वह जर्मनी के एकीकरण के बाद हुआ है। जर्मनी का एकीकरण हुआ, और जर्मनी का जो युद्ध हुआ है वो हुआ है फ्रांस के साथ, सेडान का युद्ध। और जर्मनी के युद्ध के पश्चात जो है फ्रैंकफर्ट की संधि होता है। तो आप बताइए कि इसका सेडान का जो युद्ध हुआ है वो हुआ है 1870 में। और जब लड़ाई होता है तो लड़ाई जब तक शांत होता है तो कुछ समय लग जाता है, जैसे कि मान चलिए 1 साल लग जाता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर फ्रैंकफर्ट की जो संधि है वो हो जाएगा 1871 में। और याद रहे कि फ्रैंकफर्ट की संधि किसके किसके बीच हुआ है? तो जर्मनी और फ्रांस के बीच हुआ है। तो इसमें फ्रांस के साथ फ्रैंकफर्ट की संधि होता है, जर्मनी और फ्रांस के बीच युद्ध होता है सेडान का युद्ध। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, सेडान का युद्ध किस किस के बीच हुआ? देखिए सेडान का युद्ध तो हम लोग को पता है कि जर्मनी और फ्रांस के बीच, जर्मनी और फ्रांस के बीच में सेडान का युद्ध हुआ है। जर्मनी और फ्रांस के बीच में किसका युद्ध हुआ है? सेडान का युद्ध हुआ है। इसके बाद जर्मनी परसा, देखो परसा तो जर्मनी में ही था, इसलिए इसका युद्ध तो होगा नहीं, ये तो होगा ही नहीं। इटली और ऑस्ट्रिया, तो सेडोवा का युद्ध जो है इटली और ऑस्ट्रिया का नहीं हुआ है, ये सेडोवा का युद्ध हुआ है जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच, और सेडान का युद्ध हुआ है जर्मनी और फ्रांस के बीच, ठीक है।
सेडोवा का युद्ध 1866 में होता है और सेडन का युद्ध 1870 में होता है। तो चलिए, सेडोवा का युद्ध कब होता है? 1866 में। सेडोवा का युद्ध 1866 में। सेडन का युद्ध 1870 में। सेडन का युद्ध होता है 1870 में। ठीक है, तो सेडोवा का युद्ध होता है जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच, और सेडन का युद्ध होता है जर्मनी और फ्रांस के बीच। ठीक है, सेडन के युद्ध के पश्चात ही जर्मनी का एकीकरण हो पाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कमेंट करना पूरा बंद कर दिए आप लोग। चलिए 19 देख लेते हैं। इटली के एकीकरण का अग्रदूत किसे कहते हैं? इटली के एकीकरण का अग्रदूत किसे कहते हैं? चलिए, इटली के एकीकरण का अग्रदूत किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है गैरीबाल्डी, बी है कांट काबूर, सी है मैजनी, डी है बिस्मार्क। बताइएगा। तो इटली के एकीकरण का जो अग्रदूत कहते हैं वो हम कहते हैं मैजनी का, क्योंकि मैजनी ही प्रयास किया था कि इटली का एकीकरण, पहले प्रयास किया था कौन? तो मैजनी ही किया था। ठीक है, तो इसलिए इटली के एकीकरण का अग्रदूत मैजनी को कहते हैं। तो बताइए, इटली के कांट काबूर को क्या कहते हैं? तो इटली के एकीकरण का जनक कहते हैं कांट काबूर को। याद रहे। अगला क्वेश्चन, रक्त और लौह के नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त और लौह के नीति का अवलंबन किसने किया? ठीक है, देखिए आप लोगों को ये कंफ्यूजन ना हो कि इटली के एकीकरण का जनक मैजनी को कहते हैं। अरे हर जगह लिखा है, हर जगह है, वो अलग बात है, लेकिन जो आपका आयोग है यानी कि बिहार बोर्ड जो है वो आंसर क्या मानता है? तो वो आंसर मानता है कि इटली के एकीकरण का जनक कांट काबूर को कहते हैं। तो इसीलिए हम लोग वो पढ़ेंगे, हम दूसरे के बात नहीं मानेंगे। ठीक है, चलिए, रक्त और लौह के नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त और लौह के नीति का अवलंबन आपको पता है कि जर्मनी का एकीकरण, रक्त और लौह के नीति का अवलंबन किसने किया? तो जर्मनी का एकीकरण किया था बिस्मार्क, और वही जो है रक्त और लौह के नीति का अवलंबन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ? तो चार्टिस्ट आंदोलन हुआ है 1853-54 में, 1904 से 5 में, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कि इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा। देखिए, चार्टिस्ट आंदोलन 2 बार होता है। एक बार होता है 1853-54 में, ठीक है, और एक बार होता है 1904-5 में। तो चार्टिस्ट आंदोलन 1904-5 में रूस में हो जाता है, और 1853-54 जो है ये भी रूस में ही होता है, लेकिन किसके साथ होता है? ये फ्रांस के साथ होता है। ठीक है, तो फ्रांस के साथ 1853-54 का जब युद्ध होता है, तुर्की के साथ जब लड़ता है ये फ्रांस, तो इसी में जो है कांट काबूर अपने 50,000 सैनिक को नेपोलियन तृतीय की सहायता में, यानी फ्रांस की सहायता में भेज देता है। इसके लिए नेपोलियन तृतीय ने वादा करता है कि आपको जब भी बुरा वक्त आए तो हमें याद कर लीजिएगा, तो हम आपकी सहायता करेंगे। इस प्रकार से कांट काबूर जो है इटली का एकीकरण कर पाया था। ठीक है, तो 1853-54 का युद्ध जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? तो तुर्की और फ्रांस के बीच हुआ था। इसमें तुर्की हार गया था और फ्रांस जीत गया था। और चार्टिस्ट आंदोलन 1904-5 में अगले चैप्टर में साम्यवाद में हम लोग पढ़ेंगे कि रूस की क्रांति में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था, केवल ये पूछा है, और ऑप्शन में दोनों है, तो इसलिए ए बी दोनों हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोगों का कमेंट रुक गया है या आप लोग कमेंट कर नहीं रहे हैं? अगला क्वेश्चन 22। देखिए, टीपू सुल्तान शासक थे, कहाँ के शासक थे टीपू सुल्तान? तो बताइए, टीपू सुल्तान जो है वो नाथसीवाद को मानने वाले थे। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे?
तो मैसूर का शासक थे टीपू सुल्तान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो गार्डन सिटी की जो अवधारणा विकसित की थी वो थी एवेंजर हावर्ड। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? एवेंजर हावर्ड ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना कब किया? यहाँ पे मिस प्रिंट है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? स्थापना। ठीक है, तो मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना कब किया? देखिए मेजनी दो संगठन की स्थापना किया है, एक यंग इटली और एक यंग यूरोप। यंग इटली और एक स्थापना किया है यंग यूरोप की। तो यंग इटली की स्थापना किया है 1831 में और यंग यूरोप की स्थापना किया है 1833 में। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1833। एक क्वेश्चन और कि कार्बोनरी का जो संबंध था, ठीक है, तो कार्बोनरी का संबंध जो है मेजनी से था। तो बताइए कार्बोनरी का स्थापना किसने किया था? तो ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कार्बोनरी संगठन की स्थापना किसने किया था? ये भी एक प्रकार की गुप्त संगठन था। तो कार्बोनरी गुप्त संगठन की स्थापना किसने किया था? तो वो हो जाएगा गिबर्टी। ठीक है, कार्बोनरी का स्थापना गिबर्टी ने किया था, लेकिन कार्बोनरी का संबंध जो है, मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि कार्बोनरी की संबंध किससे है, मतलब मेजनी का है। ठीक है, लेकिन स्थापना पूछे कार्बोनरी का तो उसमें हो जाएगा गिबर्टी, याद रखना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अब मात्र 5 क्वेश्चन बच गए हैं, आप लोग क्वेश्चन का जवाब देते रहिए। आप लोग का कमेंटे रुक गया है, पता नहीं। अगला क्वेश्चन है, जाल बेरिन किसकी संस्था थी? देखिए क्रांतिकारी की, राजनीतिक की, धार्मिक की, व्यापारियों की। तो जाल बेरिन की जो स्थापना हुआ है वो हुआ है 1834 ईस्वी में। और जाल बेरिन जो संस्था है वह किसकी संस्था है? तो व्यापारियों की संस्था है। जाल बेरिन किसकी संस्था है? व्यापारियों की संस्था है। और यह जाल बेरिन संस्था की स्थापना जर्मनी में हुआ था। ठीक है, व्यापारी ने किया था। क्योंकि क्या होता था कि व्यापारी जब एक राज्य से दूसरे राज्य जाता था तो उसे टैक्स लगता था, इस वजह से उसकी वस्तुओं की जो रेट होता था वो ज़्यादा बढ़ जाता था, इसलिए हर जगह रेट समान रहे, इसलिए उन्होंने जाल बेरिन संस्था बनाया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे तब पता चलेगा कौन असत्य कौन सत्य है। वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस का राजा लुई 18वां बना। ये तो एकदम करेक्ट है, क्योंकि वियना सम्मेलन 1815 में हुआ और फ्रांस का राजा लुई 18वां बना। 1830 के क्रांति के समय फ्रांस का राजा चार्ल्स एक्स था। देखिए 1830 के क्रांति जो हुआ था उस समय फ्रांस का जो राजा था वो चार्ल्स एक्स था और इसका जो प्रधानमंत्री था वो पॉलिग्नेक था। और 1800, अब एक क्वेश्चन है, 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में बुर्बो वंश का अंत हो गया। ये भी सही है। लुई फिलिप ने पॉलिग्नेक को अपना राजा नियुक्त किया। तो देखिए लुई फिलिप गीजो को राजा बनाया था, पॉलिग्नेक को कौन बनाया था? चार्ल्स एक्स बनाया था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, लुई फिलिप ने पॉलिग्नेक को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, ये गलत है, तो गलत ही बोला था, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि लुई फिलिप जो है गीजो को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन लेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 27वां नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मेजनी ने 1831 में यंग इटली नामक संस्था का गठन किया था, ये बिल्कुल सही है। मेजनी का संबंध कार्बोनारी संगठन से नहीं है, ये गलत है, कार्बोनारी संगठन से है। अब बताइए कि कार्बोनारी की स्थापना किसने किया था? गिबर्टी ने किया था, याद रहेगा। रजिया सुल्तान जैकोबिन क्लब का सदस्य था? नहीं, जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन था? टीपू सुल्तान था, ये भी गलत है, रजिया सुल्तान नहीं था, टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन है, मेजनी आदर्शवादी कम
व्यवहारिक ज्यादा नहीं, मेजनी व्यवहारिक कम था, आदर्शवादी ज्यादा था। मतलब व्यवहारिक कम था, आदर्शवादी ज्यादा था। इसका मतलब होता है कि कहीं लड़ने गए तो आदर्शवादी हैं, तो क्या क्या उधर यदि 10 गो है, इधर से हम अकेले हैं, तो वो कुछ बोला कि हम भीड़ गए, फिर मारपीट खा के चल आए, तो इसे कहते हैं आदर्शवादी। व्यवहारिक कहते हैं कि उधर भीड़ ज्यादा है, अगर कुछ बोला तो बर्दाश्त करके निकल जाओ, तो इसे कहते हैं व्यवहारिक। लेकिन मेजनी में ऐसा कुछ नहीं था। वो क्या करते थे कि कुछ ही सैनिक लेकर इटली पर आक्रमण कर देते थे, और इटली पर आक्रमण करते थे, राजा के पास ज्यादा सैनिक था, मार पिटा के मेजनी वापस आ जाते थे। इसीलिए मेजनी आदर्शवादी कम और व्यवहारिक ज्यादा थी। ये भी क्या है, गलत है, ये भी कथन गलत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सत्य पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, कि मेजनी ने 1831 में यंग इटली नामक संस्था का गठन किया था। मात्र 3 क्वेश्चन बचा है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है पूछ रहा। तो चलिए हम लोग पढ़ के क्या करेंगे, सब में टिक लगाएंगे कि कौन सही कौन गलत। सर्दिनिया पिडमांट का शासक विक्टर इमैनुअल राष्ट्रवादी विचारधारा का था, ये ठीक है, राष्ट्रवादी विचारधारा का था। इटली के एकीकरण में मेजनी, कांट काबूर, गैरीवाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था, ये भी सही है। बिस्मार्क कार्ल मार्क्स के विचार से बहुत प्रभावित था, नहीं। बिस्मार्क जो है ये हिगेल के विचार से बहुत प्रभावित था, कार्ल मार्क्स के विचार से नहीं। कार्ल मार्क्स के विचार से कौन प्रभावित था, तो लेनिन था, वो आप लोग अगले चैप्टर में पढ़िएगा। तब बिस्मार्क जो है वो हेगेल के बातों से प्रभावित था, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इंग्लैंड का वह महान कवि कौन था जो यूनानी स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया, बताइएगा। इसका नाम तो सबको याद होगा, कौन था, लॉर्ड बायरन। कौन था, लॉर्ड बायरन, जो यूनान को स्वतंत्र करने के लिए खुद शहीद हो गए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, मेजनी का संबंध है, बताइएगा मेजनी का संबंध किससे है। लाल कुर्ती से है, कार्बोनारी संगठन से है, जैकोबिन क्लब से है, कि जर्मनी के एकीकरण से है। मेजनी का संबंध किससे है, तो देखिए जर्मनी के एकीकरण से तो नहीं हो सकता, क्योंकि यह इटली के एकीकरण में योगदान दिया था। जैकोबिन क्लब से ये नहीं होगा। लाल कुर्ती किसने किया था स्थापना, बताइएगा, लाल कुर्ती सेना का, तो गैरीवाल्डी किया था, जो पेशे से नाविक था। ठीक है, गैरीवाल्डी सिसिली और नेपल्स की एकीकरण किया था। इटली का ये सबसे दक्षिण वाला भाग होता है, सिसिली और नेपल्स, उसका एकीकरण किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अब कार्बोनारी संगठन से। अब बताइए कार्बोनारी की स्थापना किसने किया था, तो इसकी स्थापना किया था गिबर्टी। याद रखिएगा, आज का सेशन यहीं पे एंड होता है। अब कल हम लोग आपका शेड्यूल लगा देंगे कि कौन सा सब्जेक्ट का होगा, तो फिर टाइम से 6:30 बजे सबको जुड़ जाना है, लेट नहीं करना है, क्योंकि लेट कीजिएगा तो फिर मुझे भी लेट हो जाता है। ठीक है, और कमेंट में हमेशा याद रखिए कि कमेंट में जवाब देते रहिएगा, तो इससे आपका रिवाइज हैवी होगा। और डेली यदि आप लाइव क्लास में जुड़ते हैं तो आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की परेशानी ऑब्जेक्टिव में नहीं होगा, और साथ साथ आपका चैप्टर